हेलो डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे यूपी पीजीटी फिजिक्स 2000 सॉल्यूशन एंड दिस इज पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 11 से 20। क्वेश्चन नंबर 11 है द पोटेंशियल ग्रेडियंट अलोंग द लेंथ ऑफ यूनिफॉर्म वायर इज 1.0 वोल्ट पर मीटर, यानी कि हमें डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एल गिवन है जो कि 1.0 वोल्ट पर मीटर है। तो मान लेते हैं कोई वायर है, उसके अक्रॉस आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट गिवन है। If B and C are marks along the meter scale at 30 and 60 सेंटीमीटर रेस्पेक्टली, मान लो कि यहाँ पर B पॉइंट और C पॉइंट है और ये 30 और 60 सेंटीमीटर इस पर मार्क है, देन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम कितना हो, यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा B टू C पॉइंट का वो हमें डिटरमाइन करना है कि वो कितना होगा। तो देखो आपने पोटेंशियोमीटर में पढ़ा होगा, ये डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एल को हम पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं और इसको हम कैसे डिनोट करते हैं। तो जो भी लेंथ होती है पोटेंशियल निकालने के लिए उस लेंथ के क्रॉस हम के की उस लेंथ में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो लेंथ होगी ना वो कंसिडर करेंगे हम BC की। तो BC की लेंथ कितनी हो जाएगी, 60 में से 30 माइनस करेंगे। क्यों, मान लो यहाँ पर अगर ओरिजिन है तो BC की लेंथ कितनी होगी, OC माइनस OB, यानी कि 60 माइनस 30, सो इट विल बी इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। लेकिन हम तो ऐसा यूनिट में काम करेंगे तो उसको डिवाइड कर दीजिए 100 से, ये आ जाएगा मीटर में। अब पोटेंशियल निकालना में BC के बीच में, तो वो हो जाएगा पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू में लेंथ ऑफ BC। पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू कितनी है 1.0, इसकी लेंथ में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 30/100। 0 से 0 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 0.3 वोल्ट, यानी कि ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूसेस, क्या एक मूविंग अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है तो क्या प्रोड्यूस करेगा। पहले कंसेप्ट समझते हैं। देखो अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट पर है, भले वो मूव ना कर रहा हो, तो वो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को, प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। आपने पढ़ा होगा चैप्टर 1 में, क्लास 12। कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर मान लीजिए रखा हुआ है, उस पर उसकी फील्ड में अगर कोई दूसरा चार्ज आता है वो अट्रैक्शन या रिपल्सन फील करता है, क्योंकि वहां पर एक फील्ड मिलती है इलेक्ट्रिक फील्ड में। अगर वो एंटर करेगा तभी वो फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। तो अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है तो क्या प्रोड्यूस करेगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर मान लीजिए चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से या कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है, अगर मान लीजिए चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, तो आपको पढ़ा होगा आपने कि करंट कब बनता है, जब Q/T होता है, मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को ही तो करंट बोलते हैं। यानी कि अगर चार्ज फ्लो कर रहा है, चार्ज मूव कर रहा है, तो वहां पर क्या प्रोड्यूस होगा, इट विल जनरेट, या वी कैन से इट, चार्ज का मूव होने का मतलब क्या है कि वहां पर इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट। और आपने पढ़ा होगा जब भी किसी वायर में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। तो चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो वहां पर क्या बन जाएंगी, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। एक और चीज है, अगर मान लो चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन में है, एक्सेलरेट कर रहा है, अगर चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन में है, एक्सेलरेट कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, तो ऐसे में वो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जैसे आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ा होगा, तो वो कब प्रोड्यूस होती है, जब चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है। तो यहाँ पर पूछा है कि ए मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूसेस, कि मूविंग चार्ज क्या प्रोड्यूस करेगा, तो ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो वो रेस्ट पर हो या वो मोशन में हो, इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसकी रहेगी। ओनली मैग्नेटिक फील्ड, क्या सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, या दोनों, या नन ऑफ दिस। देखो जब वो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड तो है ही है, लेकिन उसकी एक प्रॉपर्टी हमेशा उसके साथ रहती है, वो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि वो रेस्ट, अगर मान लीजिए मोशन कर रहा है तो भी उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड तो रहेगी। तो सही आंसर होगा बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन कुछ बुक में आपको ओनली मैग्नेटिक फील्ड भी मिलेगा। एक्चुअली ये जो प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब मोशन खुद में एक रिलेटिव टर्म है। हम स्पेसिफिकली नहीं कह सकते कि कोई बॉडी मोशन में है या वो रेस्ट में है, जब तक कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस पता ना हो हमें। इसीलिए जब मान लीजिए अगर चार्ज मूव कर रहा है और अगर कोई चार्ज के पॉइंट ऑफ रेफरेंस से देख रहा है तो चार्ज तो रेस्ट पर लगेगा, तो उसके लिए तो वहां पर सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। और अगर कोई चार्ज को आउट ऑफ रेफरेंस देख रहा है, कि कहीं बाहर से देख रहा है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहीं बाहर है, तो चार्ज पार्टिकल जब मूव कर रहा है तो उसको मोशन में दिखेगा, तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड भी होगी वहां पर। तो यहाँ पर जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो रहेगा बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड।
एक्सीलरेटेड होगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 3 एम्पियर करंट फ्लोइंग इन अ coil is increased to 4 एम्पियर in 0.05 सेकेंड produces a potential difference of 8 वोल्ट across it, then self इंडक्टेंस आपको बताना है कितना होगा। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में एक फॉर्मूला होता है कि ईएमएफ जो होता है माइनस एल डी आई अपॉन डी टी के इक्वल होता है। माइनस साइन सिर्फ यहाँ पर लेंस लॉ की वजह से आता है जो कि अपोजिशन बताता है। मैं अगर मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो मैग्नीट्यूड लेंगे हम डी एल आई अपॉन डी टी, ठीक है। हमें एल निकालना है, तो ईएमएफ कितना है, ईएमएफ है हमारे पास 8 वोल्ट का, एल फाइंड करना है। चेंज इन करंट यहाँ पे लिखेंगे, तो चेंज इन करंट कितना हो जाएगा, 4 माइनस 3 कर लीजिए, यानी कि चलो मैं पूरा लिख देता हूँ पहले, 4 माइनस 3 अपॉन में चेंज इन टाइम कितना है, वही 0.05। तो एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये तो ऊपर 1 आएगा, तो एल की वैल्यू आ जाएगी 8 इंटू में 0.05, और जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 8×40 4, तो ये 0.4 हेनरी आ जाएगा, यानी कि सही आंसर होगा ऑप्शन 2, 0.4 हेनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ द पाथ इन मूविंग चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू। पहली बात तो मैं आपको कंसेप्ट समझा देता हूँ इसका कैसे आता है, फिर बाद में डिस्कस कर लेंगे पूरा। देखो जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा होता है तो उस पर जो फोर्स लगती है वो लगती है F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। अब यहाँ पर 3 पॉसिबिलिटी होती हैं कि चार्ज पार्टिकल, मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड, एक्चुअली थोड़ा सा पहले इसको लिख देता हूँ, क्यू वी भी साइन थीटा आ जाता है यहाँ पर। अगर मान लो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाए, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, अगर थीटा 0 हो जाए तो हम कहते हैं कि चार्ज पार्टिकल पैरेलल मूव कर रहा है, और पैरेलल मूव करेगा, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो उस समय पर उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगी और उसका जो पाथ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलरली मूव कर रहा है, परपेंडिकुलरली, इसका मतलब ये हुआ कि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो उस पर जो पार्टिकल पर फोर्स लगेगी वो लगेगी मैक्सिमम, जो कि क्यू वी बी के बराबर होगी। और ऐसे में जो पाथ आता है वो आता है सर्कुलर पाथ, और सर्कुलर पाथ आएगा तो उस सर्कल का कोई रेडियस भी होगा, और रेडियस का फॉर्मूला होता है आर इक्वल टू एम वी अपॉन में क्यू बी, ठीक है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है टी इक्वल टू 2 पाई एम अपॉन में क्यू बी, उसी से आप फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हो 1/t करके। और अगर मान लीजिए चार्ज पार्टिकल 180 डिग्री पर मूव कर रहा है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड तो इस तरफ है, चार्ज पार्टिकल इधर मूव कर रहा है, तो ऐसे में भी चार्ज पार्टिकल पर यहाँ साइन 180 की वैल्यू 0 होती है, तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगी, नो फोर्स विल एक्ट ऑन देम, तो जो भी उसकी डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में मूव करता रहेगा। लेकिन परपेंडिकुलरली अगर वो मूव कर रहा है तो सर्कुलर पाथ होगा। एक और केस आता है इसमें कि मान लीजिए जब कोई चार्ज पार्टिकल थीटा एंगल पर मूव कर रहा है, मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है और वी वेलोसिटी इस तरफ है, थीटा एंगल बना रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड से, तो ऐसे में जो पाथ होता है वो होता है हेलिकल पाथ, ठीक है, क्योंकि वहां पर 2 वेलोसिटी हो जाती है, एक परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी और एक पैरेलल वेलोसिटी, तो वो इस तरह का पाथ आपको मिलता है, फिर हेलिकल पाथ। चलिए पाथ की हमने डिस्कस कर लिया, कब क्या होगा। अब हमें बताना है कि रेडियस किस पर डिपेंड कर रहा है, तो मैंने रेडियस का फॉर्मूला क्या बताया, एम वी अपॉन में क्यू वी, जब परपेंडिकुलरली मूव कर रहा है तो एम वी मोमेंटम ही तो होता है, मोमेंटम अपॉन में क्यू वी। तो आप ये देखो रेडियस डायरेक्टली मोमेंटम पर डिपेंड कर रहा है, इनवर्सली चार्ज पर डिपेंड कर रहा है और इनवर्सली मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पर तो पूछा था कि किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो हम कहेंगे कि मोमेंटम के प्रोपोर्शनल होगा। डायरेक्टली किस पर डिपेंड करेगा, मोमेंटम पर। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम, मतलब पी इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टोरॉइड वॉल्व किस, उसका फॉर्मूला बताना है। देखो अगर आपको नहीं भी पता है ना, तो आपको ये तो पता होगा कि जो कंडक्टेंस होता है वो रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस के, और आपने पढ़ा होगा V इक्वल टू आई आर होता है, तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा, V अपॉन में I। तो R को अगर मैं उल्टा लिखूँ, मतलब R इक्वल टू कितना होगा, कंडक्टेंस इनवर्सली, तो G एक्चुअली V अपॉन आई, 1/G V अपॉन आई आ गया, तो G की इक्वल टू कितना आ जाएगा, V I अपॉन में V। तो उसी को हम इस फॉर्म में लिखेंगे कि जो कंडक्टेंस हो जाएगा, ऊपर रहेगा करंट और नीचे रहेगा पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा आई पी अपॉन डेल्टा वी जी। एटलीस्ट अगर आपको सिर्फ इतना पता है ना, और इनमें से कोई फॉर्मूला नहीं पता है, तो आप ये कंसेप्ट लगा करके करेक्ट आंसर पर पहुंच सकते हो। तो सही आंसर होगा म्यूचुअल कंडक्टेंस इक्वल टू प्लेट करंट अपॉन में ग्रिड वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर रेक्टिफायर सर्किट। रेक्टिफायर काम क्या करते हैं, ये अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर देते हैं, या फिर ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे जिसमें जो करंट है वो एक ही डायरेक्शन में होगा, ठीक है, रेक्टिफायर।
तो रेक्टिफायर बनाने के लिए तीन तरह के रेक्टिफायर होते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, ब्रिज वेव रेक्टिफायर। और इन सभी को बनाने के लिए हमें डायोड का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, डायोड। हर तरह के रेक्टिफायर को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाई है, वो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू मेक अ पी टाइप सेमीकंडक्टर फ्रॉम प्योर जर्मेनियम। जर्मेनियम से अगर आपको पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है तो आपको क्या इम्प्योरिटी ऐड करनी पड़ेगी, ये बताना है। तो देखो, आपने ग्रुप के नाम याद किए होंगे, जैसे ट्राइवेलेंट ग्रुप में बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडिनियम, ये सब आते हैं। यहाँ पर कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, SnPb, लीड। यहाँ पर पेंटावेलेंट होते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक आदि। तो अगर मान लीजिए ये ट्राइवेलेंट या पेंटावेलेंट, अगर मैं ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज़ को यहाँ पर ऐड करवाऊंगा तो मुझे मिलेगा पी टाइप सेमीकंडक्टर। और अगर हम पेंटावेलेंट की इम्प्योरिटीज़ को ऐड करवाएंगे यहाँ पर तो हमें मिलेगा एन टाइप सेमीकंडक्टर। फिलहाल हमसे पूछा है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए आपको क्या मिलाना पड़ेगा। तो पी टाइप मतलब यहाँ से हमें इम्प्योरिटी ऐड करनी पड़ेगी। तो आप ये देखिए कि फॉस्फोरस, एंटीमनी और आर्सेनिक, फॉस्फोरस, एंटीमनी और आर्सेनिक, ये सब आपका पेंटावेलेंट है। तो यहाँ पर हमें मिलाना पड़ेगा एल्यूमिनियम की इम्प्योरिटीज़ को जर्मेनियम में, ताकि हमारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर मिल सके। और पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं वो होल होते हैं, और एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रेडियंट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ वैक्यूम ट्यूब डायोड इज 2 × 10⁻³ ये इसका ग्रेडियंट है। आपको बताना प्लेट रेजिस्टेंस क्या होगा। अगेन मैं इस फॉर्मूले का अगर यूज करूँ V = IR, तो R = V/I होता है। मतलब R की जो यूनिट होगी वो वोल्ट पर एम्पियर होगी ना। तो आप ये देखो यहाँ पर मिली एम्पियर पर वोल्ट है, यानी कि कहीं ना कहीं 1/R को रिप्रेजेंट कर रहा होगा यूनिट के हिसाब से। देखा बहुत सी बार ऐसा होता है एग्जाम में कि आपको फॉर्मूला नहीं भी आया ना, थोड़ा बहुत दिमाग लगा करके, कंसेप्ट लगा करके चीज़ों को निकालना सीखते हैं। तो वही मैं कर रहा हूँ यहाँ पर। मान लीजिए मुझे नहीं पता फॉर्मूला क्या होगा, तो क्या करेंगे हम, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो वही रेजिस्टेंस भी आ जाएगा। ठीक है, वैसे तो ग्रेडियंट का रिवर्स ही यहाँ पर रेजिस्टेंस के इक्वल होगा। सो वी कैन राइट हेयर 2 × 10⁻³ ये मिली एम्पियर और ये पर वोल्ट, मिली एम्पियर पर वोल्ट। ठीक है, अब इसको हमें कन्वर्ट कर, मतलब इसको रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो क्योंकि मिली एम्पियर में है तो मिली एम्पियर को एम्पियर में चेंज करने के लिए हमें 10⁻³ से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। देखो ये वोल्ट तो ऊपर चले जाएगा, वोल्ट 1/2 × 10⁻³ मिली एम्पियर है, मिली एम्पियर को एम्पियर में चेंज करना है तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻³ की। तो R = आ जाएगा 10⁻³ 3 और 3 6 ऊपर जाएगा ये /2। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 10 × 10⁵/2। तो ये आ जाएगा 5 × 10⁵ ओम रेजिस्टेंस, या फिर इसको आप 500 × 500 किलो ओम भी लिख सकते हो। बट यहाँ पर कोई भी ऑप्शन इस हिसाब से, यूनिट के हिसाब से सही नहीं है। तो इसमें जब ये पेपर होता है सभी को मार्क्स दिए गए होंगे, तो इसमें हम कह सकते हैं 500 ओम की जगह 500 किलो ओम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा इज ऑब्टेन व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम एन ऑर्बिट कैरेक्टरिस्टिक बाय प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी 2 3 4 इन्फिनिटी से वो 1 पर आ रहे हैं। तो मैंने पार्ट 1 में भी बताया था, मान लीजिए कहीं से भी अगर इलेक्ट्रॉन 1 में आकर के यानी ग्राउंड स्टेट में आए तो वो लाइमन होती है। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो रहेगा लाइमन। ठीक है, आप इसको ऐसे ध्यान रखो, मैं सब कुछ बताता हूँ आपको लाइमन बाल्मर के बारे में। तो देखो इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आए लेकिन फाइनली अगर वो NF = 1 में आ रहा है तो वो लाइमन होगा। बाल्मर के लिए कहीं से भी आए लेकिन फाइनली वो NF = 2 है, अगर उसका सेकंड स्टेट पर आ रहा है तो बाल्मर। कहीं से भी आकर के अगर वो थर्ड स्टेट पर आ रहा है तो उसके लिए हम लाइमन के बाद ये पास्चन आएगा। n कुछ भी हो, लेकिन अगर वो n = n फाइनल उसका 4 है तो वो ब्रैकेट होगा, और कहीं से भी आकर के मतलब n से ऊपर होना चाहिए। तो अगर फाइनल स्टेट उसकी 5th है तो वो फंड सीरीज होगी। लेकिन ध्यान रखें यहाँ पर जो n है वो n की वैल्यू 1 से ग्रेटर होनी चाहिए, मतलब कि n की वैल्यू 1 से ग्रेटर होनी चाहिए। यहाँ पर n की वैल्यू 2 से ग्रेटर होनी चाहिए, यहाँ पर n की वैल्यू 3 से बड़ी होनी चाहिए, यहाँ पर n की वैल्यू 4 से बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर से जंप करेगा तब। ठीक है, तो ये लाइमन बाल्मर पास्चन ब्रैकेट P1। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा, क्योंकि फाइनली वो 1 पर आ रहा है तो क्या रहेगा, लाइमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ आपको गिवन है 6600 एंगस्ट्रॉम।
पूछा वर्क फंक्शन क्या होता है। देखो वर्क फंक्शन का फॉर्मूला होता है वैसे तो h इंटू में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या फिर एच सी अपॉन में थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, एच सी अपॉन में लैम्डा नॉट। तो प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू होती है, h की वैल्यू होती है 6.625 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकंड, c की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड अपॉन लैम्डा नॉट कितना है 6600 एंगस्ट्रॉन। एंगस्ट्रॉन को आपको कन्वर्ट करना होगा मीटर में 10 की पावर माइनस 10 से मल्टीप्लाई करके, ये आंसर आएगा जूल को। फिर इसमें आपको 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 से डिवाइड करना होगा, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। तो ना थोड़ा लेंथी प्रोसेस है। इट्स विल बी बेटर कि आप ये फॉर्मूला को याद रखो कि एनर्जी अगर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी है तो आप 12400 को डिवाइड कर दो वेवलेंथ से, लेकिन वेवलेंथ एंगस्ट्रॉन में होनी चाहिए। तब जब वेवलेंथ एंगस्ट्रॉन में हो गई तब सीधा इसको डिवाइड करके आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर मिल जाएगा, एनर्जी मिल जाएगी। तो वही तो हम यहाँ पर कर रहे हैं, वर्क फंक्शन एक तरह की एनर्जी तो हो गई है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में सीधा आंसर आएगा। भी देखना 12400 को डिवाइड कर दो लैम्डा कितना है 6600, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा तो डब्ल्यू नॉट की वैल्यू आएगी 1.8। इसको डिवाइड करोगे तो 7.8 के आसपास आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो अगर आप आसपास इसकी वैल्यू देखो तो 1.8 यही आंसर इसका सही होगा 3। तो इट विल बी बेटर कि आप ये फॉर्मूला लगा करके शॉर्ट में इजीली आंसर आपका आ जाएगा, वरना इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। मैं आशा करता हूँ कि जितने भी क्वेश्चन हमने इस पार्ट में डिस्कस किए हैं वो सब आपको क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके अपना डाउट पूछ सकते हैं। और अगर आपको सब कुछ समझ में आ गया है, सब कुछ क्लियर है और कुछ नया सीखा है तो लाइक करके मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू एवरीवन, बाय एंड टेक केयर।